अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने आंखों ही आंखों में कमांडर शेरवान को इशारा किया कि मिलिट्री विंग की तरफ चले ही चलते हैं। मेरा ख्याल था कि ये होटल टाइप के दो चार कमरे होंगे, वहीं रात गुजार लेंगे। कमांडर ने बरसर कहा, चलो ओके, ऐसी बात है तो हम डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे। चलो हमें मिलिट्री विंग में ही ले चलो। एयरपोर्ट के होटल की इमारत के पहलू में एक बार्क सी बनी हुई थी, वहाँ खूब रोशनी हो रही थी। इहाते के इर्द गिर्द खारदार तार की बाड़ लगी थी। गेट पर छोटा सा बोथ बना हुआ था। मिलिट्री पुलिस के दो जवान स्टेन गन कंधे से लट गए गेट की दोनों जानब खड़े थे। गेट बंद था। बरसर हमें उनके पास छोड़कर चला गया। मिलिट्री पुलिस के जवानों ने हमें देखकर जोर से सलूट मारा और एक जवान ने बड़े अदब से कहा, सर आपका आईडी कार्ड और पे बुक नंबर हमें रजिस्टर में दर्ज करना होगा। प्लीज़ अपना आईडी कार्ड और पे बुक दे दीजिए। उस वक्त महसूस हुआ कि हम मुसीबत में फंस गए हैं, मगर कमांडर शेरवान ने अपने हवास बरकरार रखे। वो मेजर की वर्दी में था। उसने रौब से कहा, तुम कौन होते हो हमारा आईडी कार्ड और पे बुक देखने वाले? हम इंडियन आर्मी के अफसर हैं, कोई चोर डाकू नहीं है। चलो हमें हमारा कमरा दिखाओ। मिलिट्री पुलिस ने एक बार फिर एड़ियाँ जोड़कर सलूट किया और कहा, सर हमें कमांडिंग ऑफिसर साहब का ऑर्डर है कि मिलिट्री विंग में हर फौजी के आईडी कार्ड और पे बुक का इंदिराज ज़रूर किया जाए। साहब ये डिसिप्लिन का मामला है, प्लीज़। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, मगर हम उसे अपना अपना आईडी कार्ड और पे बुक इसलिए नहीं दिखा सकते थे कि ये दोनों चीज़ें हम में से किसी के पास भी नहीं थी। अब मैं सामने आ गया। मैंने मिलिट्री पुलिस के सर्जेंट को झाड़ते हुए कहा, तुम कैसा जंगली आदमी है कि मेजर साहब को डिसिप्लिन की ट्रेनिंग सिखाता है? पीछे हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी रिपोर्ट कर देगा। सार्जेंट मेरी फौजी इंस्ट्रक्टरों वाली ऊंची आवाज़ और झाड़ से डर गया। जल्दी से सैल्यूट मारकर बोला, यस सर, ओके सर। दूसरे सार्जेंट ने फौरन गेट खोल दिया। मैं और कमांडर शेरवान बड़ी शान से इहाते में दाखिल हो गए। सामने बरामदे में भी एक फौजी सिपाही खड़ा था, जिसने रफ वर्दी पहनी हुई थी। वो सिपाही रैंक का जवान था। उसने हमें देखकर सलूट और चाबी लगाकर कमरा खोल दिया। कमरे में दो पलंग बिछे थे। उसने बत्ती जला दी और कहा, सर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऑर्डर करें। पलंगों पर बिस्तर बिछे थे, कंबल तय किए हुए पड़े थे। तीन कुर्सियां दीवार के साथ लगी हुई थीं। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही सिपाही से पूछा, पानी वानी सब ठीक है जवान? यस सर, गर्म पानी की टूटनी अलग से है सर। मैंने कहा, फिक्र नहीं, अब तुम जाएगा। सिपाही सलूट मारकर कहने लगा, खाना लाऊं सर? कमांडर शेरवान ने कहा, नहीं जवान, खाना हमने खा लिया है। सिपाही चला गया तो मैंने बरामदे में खुलने वाली खिड़की का पर्दा हटा दिया। खिड़की के शीशे में से मुझे मिलिट्री विंग का गेट नजर आ रहा था। मैंने देखा कि बाहर दो दो फौजी सर्जेंट पहरे पर खड़े थे और जिनको हम डांट डिपट कर अपना आईडी कार्ड और पे बुक दिखाए बगैर आ गए थे। उनमें से एक सर्जेंट तो गेट के आगे खड़ा था और दूसरा गेट के छोटे से बोत के अंदर किसी को टेलीफोन कर रहा था। मेरी छठी हिस्स ने बेदार होकर मुझको खबरदार कर दिया। मैंने कमांडर शेरवान को वो मंजर दिखाते हुए कहा, मामला गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है ये सार्जेंट अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है कि हम लोग डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके अंदर आ गए हैं। अपने सीओ को रिपोर्ट करना उसकी ड्यूटी में शामिल था। उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। फौज में डिसिप्लिन चलता है, डिसिप्लिन को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। कमांडर शेरवान बोध की तरफ देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद एयरपोर्ट वालों को फ़ोन कर रहा है। कमांडर शेरवान मामले की संगीनी को ना समझ सका था। उसने मुझे भी इस तरफ से बेफिक्र हो जाने की तलकीन करते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है, और अगर सार्जेंट अपने सीओ को हमारे बारे में बता भी रहा है तो सीओ मेरे मेजर रैंक की वजह से कभी हमारा आईडी कार्ड वगैरह देखने के लिए यहाँ नहीं आएगा। और कमांडो पलंग पर वर्दी समेट लेटते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें कुछ देर सो जाना चाहिए। कमांडर शेरवान ने अपनी फौजी टोपी उतार कर मेज़ पर रख दी थी। मैंने भी अपनी सूबेदार मेजर वाली कलगीदार टोपी उतार कर मेज़ पर रख दिया। हमने खिड़की के आगे पर्दा कर दिया था। मैं बिस्तर पर तो लेट गया, लेकिन मेरे दिल को एक बेचैनी सी लग गई थी। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे किसी खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही थी।
मैंने देखा कि कमांडो शेरवान आंखें बंद किए पड़ा था। बाहर चारों तरफ खामोशी थी। मैं लेटा हुआ ज़रूर था, मगर मेरी आंखें खुली थीं। टेलीफोन करने वाला मिलिट्री पुलिस का सर्जेंट मेरी नींद उड़ाकर ले गया था। मैंने कमांडो से कहा, मेरा ख्याल है अगर हम यहाँ आने की बजाय अम्बाले कैंट के किसी होटल में चले जाते तो ज़्यादा अच्छा था। कमांडर शेरवान आंखें उसी तरह बंद किए हुए बोला, दोस्त अब इन बातों का सोचने का वक्त नहीं है। कुछ नहीं होगा, बत्ती बुझाकर तुम भी सो जाओ। सुबह की फ्लाइट में बड़े आराम से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। मैंने उठकर कमरे की बत्ती बुझा दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने खिड़की का पर्दा एक तरफ कर दिया। शीशों में से गेट की रोशनी का अक्स कमरे में पड़ने से कमरे की तरीक फिजा बेमालूम अंदाज में रोशन सी हो गई थी। लेकिन बाहर से देखने वाले को अंदर कुछ नजर नहीं आ सकता था। मैंने एक बार फिर गेट की तरफ निगाह डाली। दोनों मिलिट्री सर्जेंट गेट के आगे चाकू चौबंद खड़े थे। तब मुझे भी ख्याल आया कि मैं यूं ही परेशान हो रहा हूँ। बहुत मुमकिन है कि सर्जेंट ने किसी और को फ़ोन किया हो, अपने कमांडिंग ऑफिसर को फ़ोन करके हमारे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के बारे में ना बताया हो। कमांडर शेरवान ने पहलू बदलते हुए नींद भरी आवाज़ में कहा, फिक्र न करो, सुबह सुबह मेरी आँख खुल जाया करती है। शब बखैर। मैंने ऐसा से शब बखैर कहा और बिस्तर पर लेट कर आँखें बंद कर ली। मगर यकीन करें, नींद मेरी आंखों से वैसी गायब थी जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। मैं जितना सोने की कोशिश कर रहा था, नींद उतनी ही मुझ से दूर होती जा रही थी। मुझे किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास चला गया। पर्दा हटाकर बाहर देखा तो दिल एक बार धक से रह गया। एक फौजी जीप गेट के अंदर दाखिल होकर एक तरफ रुक गई थी। अंदर से दो फौजी बाहर निकले तो मिलिट्री पुलिस का सर्जेंट दौड़कर उनके पास आ गया और सैल्यूट करके दोनों भर्ती फौजियों से बातें करने लगा। जब उसने हमारे कमरे की तरफ इशारा किया तो मैंने फौरन पीछे हटकर कमांडर शेरवान को जोर से हिलाते हुए कहा, कमांडर, कोई फौजी अफसर इधर आ रहा है, शायद ये इंडियन कमांडिंग अफसर है। कमांडर शेरवान जल्दी से उठ खड़ा हो गया। हमने टोपियां पहन ली। कमांडर बोला, दूसरी खिड़की में से बाहर निकल जाते हैं। मगर इस कमरे की दूसरी खिड़की कोई नहीं थी। एक ही खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। मैंने पर्दा हटाकर देखा, दोनों फौजी हमारे कमरे की तरफ चले आ रहे थे। आगे आगे जो फौजी आ रहा था उसके हाथ में छोटा बैज था। वो कैप्टन रैंक का अफसर लगता था। उसके पीछे जो दूसरी वर्दी वाला भारतीय फौजी आ रहा था उसका रदली लगता था। दोनों सर्जेंट दूर गेट पर ही खड़े पहरा दे रहे थे। मैंने खिड़की से हटते हुए कहा, बाथरूम है, शायद बाथरूम में कोई खिड़की हो। हम बाथरूम की तरफ दौड़े। बाथरूम की बत्ती जल रही थी। बाथरूम में एक छोटा दरवाज़ा था जो बंद था। अंदर से कुंडी लगी थी। मैंने कुंडी खोलकर दरवाजे को धक्का दिया तो वो दूसरी तरफ खुल गया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। इंडियन फौजी अफसर अपने अर्दली के साथ हमारे कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगाई। बत्ती बुझी और हम दोनों दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या है। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ दिखाई न दिया, फिर झाड़ियाँ और दरख्तों के खाके उभे रहे। हम तकरीबन दौड़ते हुए दरख्तों में से गुजर गए। आगे कांटेदार तार की बाड़ आ गई। हम उसके साथ दौड़कर थोड़ी दूर गए। बाड़ वापस गेट की तरफ जा रही थी। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया था। हमें दूर से अपने कमरे के बंद दरवाजे पर हाथ मारने की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक दरख्त खारदार बाड़ के ऊपर झुका हुआ था। हम उस पर चढ़े और टहनियों को पकड़कर दूसरी तरफ कूद गए। हम झाड़ियों और लंबी लंबी सूखी घास में से गिरते ही उठ खड़े हुए। एक जानिब अम्बाला छावनी के मकानों और बंगलों और सड़क की रोशनियाँ थीं, दूसरी जानिब अंधेरा था। हम अंधेरे की जानिब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते मैदान ख़त्म हो गया। एक छोटी पुख्ता सड़क को अबूर करके हम दूसरी जानिब वीरान इलाके में दाखिल हो गए। हम सख्त जान कमांडो थे, कई कई मील तक सांस लिए बगैर दौड़ सकते थे। हम एक दूसरे से बात किए बगैर मुसलसल दौड़ते चले जा रहे थे। हमारे ऊपर आसमान पर सितारे बुझे बुझे से लगते थे। अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के खाके से ही नजर आ रहे थे। आगे एक नहर आ गई। यह काफ़ी चौड़ी नहर थी। हम वहाँ पर जाकर रुक गए। नहर किनारे बैठ गए।
ज़रा दम में दम आया तो कमांडर शेरवान कहने लगा, दोस्त तुम्हारा खदशा दुरुस्त था, फिर भी हम ऐन वक्त पर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, वरना हमारा पकड़ा जाना यकीनी था। मैंने कहा, अगर बाथरूम का दरवाज़ा ना होता तो हमारा निकलना नामुमकिन था। फिर हमें उस भारतीय फौजी अफसर को ही नहीं, किसी बहाने उसके अर्दली को भी ख़त्म करना पड़ता, जो हमारे हक में ख़तरनाक साबित हो सकता था। कमांडो ने पीछे देखा, कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग इस तरफ हमारे पीछे आएंगे। मैंने उठते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। वो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर अपने अर्दली के साथ इस वक्त तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका होगा और उन्हें यकीन हो गया होगा कि हम जेली फौजी अफसर थे और यकीनन दुश्मन मुल्क के जासूस थे। इस एतबार से यकीन करो, इस वक्त तक अम्बाले छावनी की सारी मिलिट्री पुलिस होशियार हो चुकी होगी और हमारी तलाश में इस तरफ आ रही होगी। इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी भाग सके हमें भाग जाना चाहिए। हमने नहर में झुककर थोड़ा सा पानी पिया और नहर के साथ साथ जुनूब की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक जगह नहर के ऊपर पुल बना हुआ था, हम पुल पार करके नहर की दूसरी तरफ आ गए। फिर नहर के किनारे से उतरकर उन रोशनियों की तरफ रुख कर लिया जो दूर से एक कतार में झिलमिला रही थी। मैंने कमांडो से कहा, शायद ये जीटी रोड की बत्तियां हैं, इस सड़क पर हमें जनूब की तरफ जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल जाएगी। कमांडर दौड़ते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमें जलंधर अमृतसर की तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम किसी तरह दिल्ली पहुँच जाएं तो हम काफ़ी महफूज हो जाएंगे। सड़क की बत्तियां करीब आई तो हम दौड़ने की बजाय चलने लगे। सड़क पर एक जानब कुछ खोखानुमा दुकानें सी बनी हुई थीं। शुरू रात का वक्त था और अम्बाला कैंट कोई गैरबाद जगह नहीं थी। हम सड़क पर आ गए। सड़क की साख्त और उस पर दो रवैया दरख्तों की कतार को देखकर हमें यकीन हो गया कि ये जीटी रोड ही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क पर से कोई ट्रक वगैरह भी गुजर जाता था। हम एक तरफ ज़रा अंधेरे में होकर खड़े हो गए, सोचने लगे कि यहाँ से मेरठ की तरफ जाने वाली कोई लारी वगैरह पकड़ लेंगे। मैंने देखा कि जलंधर लुधियाना की तरफ से एक फ़ौजी वैगन आई और सड़क के पार खोखे वाले दुकान के करीब खड़ी हो गई। वैगन की बत्तियां बुझी और अगली सीट पर एक फ़ौजी जो सिपाही लगता था निकल कर खोखे के पास जाकर कुछ खरीदने में मसरूफ़ हो गया। मैंने कमांडो से कहा, हम उस फ़ौजी वैगन में सवार होकर आगे जाएंगे। फिर मैंने कमांडर शेरवान को बताया कि उसे क्या करना होगा। दूसरे लम्हे कमांडर शेरवान एक फ़ौजी मेजर की तरह चलता हुआ फ़ौजी वैगन की तरफ बढ़ा। मैं उसके साथ साथ चल रहा था। वैगन के पास जाकर कमांडर शेरवान ने वैगन के बोनट पर हाथ मारकर फ़ौजी सिपाही को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए कहा, तुम उधर क्या कर रहा है, वापस आओ। दुबला पतला सिपाही दौड़कर करीब आया। अपने सामने भारतीय वर्दी में मलबूस एक मेजर और एक सूबेदार मेजर को देखकर उसने ज़ोर से सैल्यूट मारा और बोला, सारा सिगरेट लेने को रुक गया था। कमांडर शेरवान ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, पीछे बैठो, हमें मेरठ छावनी तक जाना है, हमारी शाहकार ख़राब हो गई है। भारतीय सिपाही ने, जो वाकई सिपाही रैंक का था, जल्दी से जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर कमांडर को दिया और ख़ुद सिगरेट का पैकेट पतलून की जेब में डालते हुए वैगन के पीछे सवार हो गया। मैं और कमांडर शेरवान अगली सीटों पर बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर कमांडर शेरवान बैठा था। उसने इंजन स्टार्ट करके बत्तियां रोशन की और फौजी वैगन जीटी रोड पर मेरठ की तरफ दौड़ने लगी। मुझे मालूम था कि यह सड़क अम्बाला छावनी से सहारनपुर, देवबंद और मुजफ्फरनगर से होती हुई मेरठ की तरफ जाती है। इसके बाद फिर गाज़ियाबाद और दिल्ली आता है। अम्बाले ही से जीटी रोड की एक शाख करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक से होकर दिल्ली पहुंचती है, लेकिन हम सहारनपुर वाली सड़क पर पड़ चुके थे। इस रास्ते से मैं कई बार गुजर चुका था। हम किसी बड़े शहर में जाकर ही गुम हो सकते थे। छोटे शहर में हमारा पहचान लिया जाना और पकड़े जाना यकीनी था। सबसे पहले तो हमें अपना फौजी लिबास बदल कर कोई दूसरा लिबास पहनने की ज़रूरत थी। मैंने कमांडर शेरवान से पूछा कि मेरठ में अपना कोई ख़ास आदमी मौजूद है या नहीं। कमांडर ने कहा, दिल्ली में तो अपने दो आदमी हैं, जिनमें एक गुल खान है, तुम मुझसे मिल भी चुके हो, मगर मेरठ में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, अपना कोई आदमी नहीं है। जैसे जैसे हमारी फौजी वैगन आगे बढ़ रही थी, रात गहरी हो रही थी, भारतीय सिपाही पीछे बैठा था, तो उसे छुटकारा हासिल करना भी ज़रूरी था। यह हमने पहले ही से तय कर रखा था कि अम्बाले छावनी से निकलने के बाद इस सिपाही को उतार दिया जाएगा।
जब हम अम्बाला से काफ़ी दूर निकले तो कमांडर शेरवान ने गाड़ी एक तरफ रोक दिया। भारतीय सिपाही जल्दी से बाहर निकले। सारे क्या बात है? उसने पूछा। कमांडर ने बोनट उठाते हुए कहा, इंजन गर्म हो गया है, इधर देखो, कहीं से पानी मिल जाए तो डब्बा भर कर ले आओ। यस सर। भारतीय सिपाही वैगन के अंदर से टीन का डब्बा निकाला और खेतों में पानी की तलाश में चला गया। उसके जाने के 2-3 मिनट बाद हम वैगन में बैठ गए। वैगन स्टार्ट हुई और हम उसे वहां से तेजी से निकाल कर आगे ले गए। हम सहारनपुर, देवबंद और मुजफ्फरनगर से भी आगे निकल गए। जिस वक्त हम मेरठ पहुंचे तो पूह फट रही थी। शहर में दाखिल होने की बजाय हमने वैगन शहर से बाहर एक मॉडर्न इलाके में एक ग्राउंड के पास खड़ी कर दिया। हम वैगन से उतरे। कमांडर ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ हमें वैगन छोड़ देनी चाहिए और दिन किसी होटल में गुजारने के बाद रात को दिल्ली की कोई गाड़ी पकड़नी चाहिए। कमांडर का ख्याल बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि हम ना तो बजरिया लॉरी और ना ही बजरिया ट्रेन या बजरिया हवाई जहाज़ मेरठ से वापस श्रीनगर की तरफ जा सकते थे। अम्बाले की मिलिट्री पुलिस ने इंटेलिजेंस को खबर कर दी होगी कि 2 आदमी फौजी वर्दी में मफरूर हैं और उनके बारे में शुबा है कि वो कश्मीरी जासूस हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस को पहले ही से कमांडर शेरवान की तलाश थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन हो गया कि दोनों जेली फौजी अफसरों में से एक मफरूर कश्मीरी कमांडो ही हो सकता है और ये इतला मेरठ और आगे दिल्ली के फौजी हेडक्वार्टर को भी मिल गई होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद हम बहुत हद तक महफूज हो सकते थे, लेकिन मेरठ में हमारे लिए ज़्यादा खतरा था। मैंने कहा, हम अगर वैगन लेकर उस वक्त दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं तो रास्ते में ही सुबह हो जाएगी और अगर किसी जगह कोई फौजी चेक पोस्ट हुई जिसका होना यकीनी नज़र आ रहा है तो हम पकड़ लिए जाएंगे। बेहतर यही है कि सारा दिन मेरठ के किसी होटल में गुजारा जाए और इस जगह अपनी फौजी वर्दियाँ तब्दील करने की कोशिश की जाए। हमने फौजी स्टेशन वैगन वहीं एक तरफ दरख्तों में खड़ी कर दिया और जिस तरफ काफ़ी रोशनी थी उस तरफ चल पड़े। वहाँ ग्राउंड में कोई नुमाइश लगी हुई थी। नुमाइश में लोग नहीं थे, मगर रोशनियाँ जगमगा रही थीं। यह मेरठ शहर का मॉडर्न इलाका था। हमें किसी होटल की तलाश थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला आसमान पर नमूदार होने लगा। एक चौक में से गुजरे तो एक सिपाही ने हमें देखा और सीधा होकर खड़ा हो गया। वो रात की ड्यूटी पर होगा। हम करीब से गुजरे तो उसने हमें सैल्यूट किया। हमने भी जवाब में हाथ ऊपर करके सैल्यूट का जवाब दिया। अगले चौक में हमें एक टैक्सी मिल गई। मैंने हाथ दिया तो टैक्सी रुक गई। हम टैक्सी में बैठ गए। मैंने ड्राइवर से कहा, फलेटी होटल चलो। मुझे इतना मालूम था कि फलेटी होटल करीब करीब इंडिया के हर बड़े शहर में होता है। ड्राइवर ने कहा, सर, फलेटी होटल तो बंद हो चुका है, आप इंडिया में देर बाद आए हो शायद। कमांडो शेरवान ने कहा, हम फौजी ट्रेनिंग के वास्ते मॉस्को गए हुए थे, चलो किसी और अच्छे से होटल में ले चलो। वो हमें रॉयल होटल में ले आया। ये होटल भी फलेटी होटल की तरह का था। मैंने लॉबी के काउंटर पर अपना और कमांडर शेरवान का हिंदू नाम लिखवाया और नागपुर छावनी का गलत सलत पता लिखवा दिया। ना पेशगी रकम होटल वाले ने हमसे तलब किया, ना मैंने उसे एडवांस की अदायगी के बारे में कोई बात किया। मुलाजिम हमें एक कमरे में ले आया। जब वो चला गया तो मैंने कमांडर शेरवान से कहा, सबसे पहले हमें इस फौजी वर्दी से निजात हासिल करनी है। मेरठ शहर में पुराने कपड़ों का लंडा बाजार ज़रूर होगा, मैं वहाँ से सिविलियन कपड़े खरीद कर ले आऊँगा। हमने होटल में अपने वो हिंदू नाम नहीं लिखवाए थे जो अम्बाला एयरपोर्ट वाले मिलिट्री विंग की मिलिट्री पुलिस को लिखवाए थे और जिन नामों से हवाई जहाज़ में हमारी सीटें बुक हुई थीं। दिन निकल आया था। हमने बारी बारी गुस्ल किया, फिर नाश्ता मंगवा कर नाश्ता किया। इसके बाद मैं मेरठ के लंडे बाज़ार की तलाश में निकल गया। मैं भारतीय फ़ौज के सूबेदार मेजर की वर्दी में था। पूछता पूछता मैं एक बाज़ार में आ गया जहाँ पुराने गर्म कपड़े फ़रोख्त हो रहे थे। यहाँ से मैंने अपने और कमांडर शेरवान के नाप की 2 पतलूनें, 2 पुरानी गर्म जर्सियाँ और गर्म मफलर खरीदे और होटल वापस आ गया। हमने वर्दियाँ उतार दी और सिविलियन कपड़े पहन लिए। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर फ़ोन करके दिल्ली जाने वाली गाड़ी का पता किया। मालूम हुआ कि एक गाड़ी रात के 12:15 बजे दिल्ली जाएगी। हमने उस गाड़ी में दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। दोपहर का खाना खाकर मैंने कमांडर शेरवान से कहा कि वो आराम कर ले। वो सो गया, मैं जागता रहा। 3 घंटे की नींद के बाद कमांडर जागा तो फिर मैं सो गया। इस तरह दिन गुजर गया। शाम आ गई।
हम होटल के कमरे में ही रहे। रात का खाना खाने के बाद हम रात के 11 बजने का इंतज़ार करने लगे। ठीक 11:30 बजे हम होटल से निकल पड़े। स्टेशन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। टैक्सी ने हमें 10-15 मिनट में स्टेशन पर पहुँचा दिया। हमने पुराने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे, गले में मफलर डाल रखे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। मेरठ के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस तो नज़र न आई, लेकिन रेलवे पुलिस मौजूद थी, मगर उन्होंने भी हमें कोई अहमियत न दी। यह कोई मेल ट्रेन थी और अमृतसर से आ रही थी। पूरे 12 बजे रात ट्रेन आ गई। हमने दिल्ली तक के 2 सेकंड क्लास के टिकट ले लिए थे। सेकंड क्लास के टिकट इसलिए लिए थे कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के डब्बों में रात के वक्त कोई टीटी वगैरह नहीं आता। पुलिस से आमना सामना होने का इम्कान भी न होने के बराबर था। सेकंड क्लास के डब्बे में कुछ दूसरे मुसाफिर भी थे, जिनमें 3 सो रहे थे। एक सिख मुसाफिर मेरठी से सवार हुआ था और बर्थ पर कुली की मदद से अपना बिस्तर लगवा रहा था। 10-15 मिनट के बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। मेरठ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। दरमियान में गाज़ियाबाद का बड़ा स्टेशन है, जो दिल्ली के मज़ाफ़ात में ही वाक़ है। अभी रात काफ़ी गहरी थी कि हम दिल्ली पहुंच गए। अपने आदमी गुल खान के घर का मुझे पता मालूम था। कमांडर शेरवान भी 2-1 बार भेस बदल कर अपने किसी कमांडो मुहिम के सिलसिले में गुल खान के घर आ चुका था। हम एक रक्शे में सवार होकर गुल खान के महल्ले में पहुंच गए। गुल खान का नाम आपको याद होगा, मैंने फर्जी रखा हुआ है। इस कश्मीरी मुजाहिद का असली नाम कुछ और था। गुल खान का मकान इलाके की एक छोटी सी गली में था। उस वक्त वो सो रहा था। गुल खान की बड़े बाजार में दुकान थी। वो अकेला मुजर्रद ज़िंदगी बसर कर रहा था। ऐसे लोग आमतौर पर अकेले ही होते हैं। वो बाल बच्चा साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें किसी वक्त हंगामी हालत में फरार भी होना पड़ जाता है। गुल खान ने हमें देखा तो बड़ा खुश हुआ। बारी बारी हमसे गले मिला और बैठक में ले आया। कहने लगा, कमांडर शेरवान, तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर हमें यहाँ मिल गई थी। मैं सख्त परेशान था। पीछे कई बार रात को वायरलेस पर रब्ता पैदा कर चुका हूँ। वहाँ से यही खबर मिलती है कि कमांडर शेरवान को मिलिट्री पुलिस जम्मू ले गई है। फिर ये खबर मिली कि कमांडो अमृतसर जेल में है और अपने 2 कमांडो लीडर को फरार करवाने जा चुके हैं। अब तुम दोनों को देखकर बेहद तसल्ली हुई है। मुझे वैसे भी एक ज़रूरी मिशन के सिलसिले में आप लोगों से मुलाकात करनी थी। मैं खुद श्रीनगर जाने के बारे में सोच रहा था। मैंने पूछा, आखिर वो मिशन क्या है? गुल खान बोला, अभी आप लोग आराम करें, सुबह बात करेंगे। हम वहीं दरी पर लिहाफ ओढ़ कर सो गए।